जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनक्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा, आप सभी को पता है कि हम जो है 6500 प्लस जो टीसीएस एमसीक्यू हमारी बुक है एसएससी की, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। और मैं आपको साइंस का पोर्शन करवा रहा हूँ। साइंस के अंदर हम फिजिक्स का के जो टॉपिक्स हैं वो कर रहे हैं। लगभग 75 क्वेश्चन जो हैं वो हम कर चुके हैं। ये हमारी जो बुक है, पिनक्कल ने जो ये बुक डिज़ाइन की है, ये बाईलैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग जो है आपको बुक मिल जाएंगी मार्केट में, कहीं से भी आप ले सकते हैं। 5th एडिशन है। जो जितने भी एसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हाल ही में पूछे हैं वो सभी इसके अंदर दिए गए हैं, क्योंकि एसएससी जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछती है, इसलिए जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन जो आज के पहले क्वेश्चन से है, क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसके अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। अब सिंपल सी बात है, डाइपोल कब बनेगा? जब उसके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे। अब देखिएगा, अगर बात करूं मैं इक्वल एंड अपोजिट की, तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। इक्वल नेगेटिव इक्वल होंगे तो दोनों कट जाएंगे, यानी कि जीरो बनेगा। यानी कि इसके पास जो टोटल चार्ज बनेगा डाइपोल के पास, वो हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि डाइपोल का मतलब ये है कि उसके पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। अपोजिट हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव हैं, और दोनों कट के क्या बना देंगे? आपके जो है जीरो जो है टोटल चार्ज बना देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इट। धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है। तो यह क्या है? चालकता कब बढ़ती है, कब घटती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर का फंडामेंटल क्या है? अगर मैं बात करूं मेटल की, किसकी बात करूं? मेटल्स की बात करूं। मेटल्स के अंदर जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब किसी भी मेटल का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और रेजिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो घट जाता है, यानी कि कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। अगर मैं टेम्परेचर को घटा देता हूं तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मेटल के अंदर कंडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, तो आपको जो है टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। ये मेटल का केस है, ये मेटालॉइड का केस नहीं है। अगर मैं केस बात करूं मेटालॉइड का सेमीकंडक्टर्स का अगर मैं बात करूं, ये केवल व केवल कंडक्टर का केस है। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, जर्मेनियम सिलिकॉन इनकी बात करूं, तो इनमें टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि जो आपके मेटालॉइड होती हैं उनके अंदर टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, लेकिन मेटल के अंदर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। यानी कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के इन मेटल, टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के इन मेटालॉइड। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर आर कम होगा, आर कम होने की वजह से कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मे बी ये कंसेप्ट जो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि कंडक्टेंस एंड इट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी जो कंडक्टिविटी है, वो कंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये बात जो है बिल्कुल ठीक है। ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंक्रीज इन द इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है आपका रेजिस्टेंस बढ़ता है, ना कि कंडक्टिविटी। डिक्रीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो ये बढ़ता है। ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंडक्टिविटी का। तो आपको याद रखना है। केस किसका दिया है? केस मेटल का ही दिया है। तो मेटल के केस में ये काम करेगा, नॉन मेटल के सॉरी मेटालॉइड के केस में नीचे वाला कंसेप्ट काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 78th क्वेश्चन को हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर कौन नहीं है? तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मेटल ऑल मेटल आर कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं लिख देता हूं, ऑल मेटल आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की भी
जो चीज इलेक्ट्रिसिटी की होगी वो हीट की होगी। मेटल की संख्या 91 है, बट एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है। किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? लेड को छोड़कर। लेड, पीबी, पीबी, पीबी इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। ऑल नॉन मेटल, जितनी भी नॉन मेटल है, ऑल नॉन मेटल, नॉन मेटल कितनी है आपके पास? नॉन मेटल जो है वो 20 है, 20 के करीब है। ऑल नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी की जो है कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटल है, ये तो बेस्ट कंडक्टर हो गई, ये तो बेस्ट कंडक्टर हो गई। ये भी मेटल है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ की जाती है। ये भी, ये नॉन मेटल है, एकमात्र ऐसी नॉन मेटल जो कंडक्टर है। लेकिन ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो आपकी बैड कंडक्टर है। तो मैंने आपको बता दिया जितनी भी नॉन मेटल होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर। जितनी भी मेटल होती हैं वो सारी की सारी कंडक्टर होती हैं, लेड को छोड़कर। ठीक है। तो इन दोनों को जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमंग वेरियस इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस, बहुत सी सेफ्टी डिवाइसेस हैं, उनमें से वन बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट, कौन सा जो है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है? तो सेफ्टी डिवाइस के रूप में फ्यूज वायर जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट के रूप में काम करता है। हम इसको कर चुके हैं, पहले के क्वेश्चंस में भी जो है हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। फ्यूज वायर जो होता है पीबी प्लस एसएन यानी कि टिन और लेड से मिलकर बना हुआ होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है और कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी भी? फ्यूज वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द सुटेबिलिटी ऑफ पोस्ट टेंशनिंग इज गुड फॉर, पोस्ट टेंशनिंग का मतलब है बाद में टेंस रहना, मतलब जटिल रहना, लंबे समय तक जो है एक पोजीशन को बनाए रखना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से जो पुल होते हैं वो केबल्स के थ्रू अटैच होते हैं, केबल के थ्रू होते हैं। जैसे आप जो है वहाँ पर गए होंगे, लक्ष्मण झूला देखा होगा या कोई और झूला देखा होगा या फिर कोई ऐसा पुल भी देखा होगा जो बहुत से वायर के थ्रू बंधा हुआ है। ठीक है। तो वो जो वायर से बंधा होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग का मतलब बाद तक जो है वो टेंस रहता है। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? तो उसके लिए हमें एक लॉन्ग स्पेंस की ज़रूरत है, यानी कि लंबे समय तक वो जो है टेंस रहे। लॉन्ग स्पेंस आपको चाहिएगा, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो लॉन्ग स्पेंस होगा। लॉन्ग स्पेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट लेबल ए एंड आर। तो देखिएगा, पहले तो हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट क्या है। पहले तो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है एन ऑब्जेक्ट स्लिप्स लेस ऑन रफ सरफेस, बिल्कुल ठीक है। देन द स्मूथ सरफेस, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्मूथ सरफेस जो होता है, स्मूथ सरफेस, उसके पास फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है घर्षण बल, जो दो पोजिशंस को अपोज करता है, रेजिस्ट करता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो क्या होगा? लो होगा। और यहां पर जो रफ सरफेस जो होगा उसके पास फ्रिक्शन फोर्स जो होगा, फ्रिक्शन हाई होगा। अब जिसके पास फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है उसके ऊपर जो है कम स्लिप होगी कोई भी चीज, ये बिल्कुल ठीक है। वेन सरफेस इज रफ फ्रिक्शन फोर्स इज इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। जब रफ होगा तो जो है आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ये रीजन है किसका? ए का। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, एंड द आर इज द गुड रीजन ऑफ ए को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, आर जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। देख लीजिएगा, ट्रू फॉल्स, आर इज रीजन बट नॉट ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी कि दोनों के दोनों ठीक हैं और आर जो है ए को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द गिवन इक्वेशन प्रोवाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखाती है। ट्रांसवर्सिंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के अंदर कोई चीज जा रही है। व्हाट इज द वी? वी का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की कोई भी फॉर्मूला हो, वी का मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब स्पीड यानी कि गति है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। कुछ सोचने की या समझने की जरूरत ही नहीं है, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सेंटर सीकिंग फोर्स? देखिएगा, मेनली अगर मैं सर्कुलर फोर्सेस की बात करूं तो टू टाइप के फोर्स होते हैं। एक होता है सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, जैसे कि ये सेंटर है, टुवार्ड्स द सेंटर, या फिर रेडियस की तरफ लगने वाला बल, ये फोर्स ऐसे। जैसे कि मैं किसी भी पत्थर को एक रस्सी से बांधकर ऐसे घुमाता हूं
तो वो पत्थर जो है अंदर की तरफ टेंस रहेगा, इसको बोलते हैं टुवर्ड्स द सेंटर या सेंटर सीकिंग फोर्स बोलते हैं। और इस फोर्स का दूसरा नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंटर सीकिंग भी कहते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर भी कहते हैं इसको, टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स द रेडियस भी इसको बोलते हैं, बहुत से इसके नाम हैं। और एक होता है दूसरा जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जैसे कि आपने मिल्क सेपरेटर मशीन देखी होगी, दूध बनाने वाली मशीन देखी होगी, वॉशिंग मशीन देखी होगी, ड्राई क्लीनर देखा होगा, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाती हैं। और जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है यानी कि टुवर्ड्स द टेंजेंटाइन में सरफेस रेखा की तरफ लगता है, या फिर आप ये कह सकते हो अवे फ्रॉम सेंटर लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटर के बाहर लगता है, अवे टू सेंटर लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसने पूछा सेंटर सीकिंग फोर्स कौन सा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जैसे कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट इज वीकेस्ट फोर्स, बहुत कमजोर बल है, इसीलिए अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के अंदर नहीं जा रही। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो उस पृथ्वी सूर्य के अंदर होती। तो ये जो आपका एक वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स जो आपका कौन है, वो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज। न्यूटन का पहला नियम देखिएगा, न्यूटन जो थे उन्होंने अपने 3 लॉ दिए थे, मोशन के लॉ थे। न्यूटन ने किसके लॉ दिए थे? मोशन के जो लॉ थे, मोशन लॉ, इसको न्यूटन के लॉ बोलते हैं। ये 3 लॉ थे, जिसको किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने अपने तीनों लॉ को जो है, एक बुक है जिस बुक का नाम है प्रिंसिपिया, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपिया बुक के अंदर जो है इन लॉ को डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट लॉ जो था, पहला लॉ जो था, उसने गैलीलियो के इनर्शिया को उठाया और गैलीलियो के इनर्शिया के ऊपर इसने बताया कि कोई भी चीज़ इनर्शिया पर काम करती है। इनर्शिया का मतलब वो इनर्शिया मोशन का भी हो सकता है, वो इनर्शिया रेस्ट का भी हो सकता है, वो इनर्शिया डायरेक्शन का भी हो सकता है। फर्स्ट लॉ को इसने इनर्शिया के रूप में डिफाइन किया। इनर्शिया क्या कहा इसने? कि कोई भी वस्तु है इस धरती पर, वो इनर्शिया पर काम करती है। इनर्शिया का मतलब अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, यानी कि वो अपने इनर्शिया को नहीं तोड़ेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। यानी कि पहला नियम जो है इनर्शिया को डिफाइन करता है। या तो इनर्शिया रेस्ट का हो सकता है, यानी कि वो चीज़ रेस्ट में ही रहेगी, या फिर वो मोशन का हो सकता है, कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, या फिर कोई भी डायरेक्शन का इनर्शिया हो सकता है। ये 3 टाइप के इनर्शिया जो है इसने बताए हैं न्यूटन ने। और इसने कहा कि इन इनर्शिया को तोड़ने के लिए आपको, ये इनर्शिया टूट जाएगा ऐसा नहीं है, ये टूटेगा नहीं, इसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो इस इनर्शिया को तोड़ेगा। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्सटर्नल फोर्स को किस में बताया गया है, तो ये भी फर्स्ट लॉ में। एक्सटर्नल फोर्स को, सिंपल फोर्स को जो है वो सेकंड लॉ में बताया गया है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सेकंड लॉ में बताया गया है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट लॉ में बताया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर धूल जमी हुई है, मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ, यानी ये यहाँ पर जमी हुई थी तो यहीं पर रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स करता हूँ वैसे ये चीज़ हट जाएगी, यानी कि इनर्शिया टूट जाएगा। पेड़ पर पत्ते थे, फ्रूट्स थे, वो लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही हवा चलती है, हवा एक एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगी और वो पत्ता टूट कर गिर जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये इसका मतलब इनर्शिया को बताने वाला नियम था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया को बताता है। और इनर्शिया जो है मास के ऊपर काम करता है। इनर्शिया किसके ऊपर? मास के ऊपर काम करता है, लेकिन पहला नियम मास का नियम नहीं था भी। हाँ, इनर्शिया जो है वो किसके ऊपर काम करेगा? मास के ऊपर काम करेगा। जिसके पास मास ज़्यादा होगा उसके पास इनर्शिया भी जो है वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा मास की चीज़ ज़्यादा इनर्शिया लेगी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद एक्शन का रिएक्शन लॉ जो है, लॉ ऑफ रिएक्शन जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो कहता है कि गांधीवादी मत बनो। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो आप चेक करो कितना तेज उसने थप्पड़ मारा है और उसको उतना ही तेज थप्पड़ मारो। यानी कि एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल मारना है, जितना अगले ने मारा उतना ही आपको मारना है। ऐसा नहीं है कि तेज या मंदा मार दो। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का लॉ जो है वो थर्ड लॉ है। रॉकेट उड़ता है,
नीचे की तरफ ईंधन को फेंकता है, खुद ऊपर की तरफ जाता है। गोली चलती है बंदूक की, गोली आगे की तरफ, बंदूक पीछे की तरफ। मतलब ये सारी चीजें जो हैं किसके ऊपर काम करती हैं, एक्शन के रिएक्शन के ऊपर काम करती हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 लॉ जो हैं आपको याद रखनी है। कहीं क्वेश्चन में आगे सेकंड लॉ आएगा तो मैं सेकंड लॉ को भी आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ का मतलब अपने आप को एक जगह पर एडजस्ट कर लेता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रिक्शन फोर्स क्या है और फ्रिक्शन फोर्स की टाइप कितनी है। किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो आपको कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। ये आपका दो सरफेस के बीच में रेजिस्टेंस फोर्स, इसको मैं रेजिस्टेंस फोर्स भी बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस फोर्स है। रेजिस्टेंस फोर्स है यानी कि ये फोर्स जो है किसी भी चीज के अंदर बाधा पैदा करता है। मान के चलो यहाँ पर ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का मतलब इस सरफेस और इस सरफेस के बीच में क्या है, रेजिस्टेंस है। या फिर आप ये कैसे, रेजिस्टेंस टू मोशन, रेजिस्टेंस टू मोशन, मोशन होने में बाधा को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं क्योंकि ये जो है दो सरफेस के बीच में आपस में लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है आपका ये। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है। एक तो होता है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है सेल्फ एडजस्टिंग, यानी कि एक जगह पर स्थिर है, जैसे कि ये बोर्ड है यहीं पर लगा हुआ, स्टैटिक है, स्थिर है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन फोर्स है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन फोर्स। और दूसरा होता है स्लाइडिंग, दूसरा होता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने क्या किया, कोई भी चीज को ऐसे खिसका रहा हूं ऐसे, इसको मैं बोलता हूं स्लाइडिंग। और तीसरे नंबर का रोलिंग, रोलिंग का मतलब जैसे टायर को मैं रोल करता हूं वैसे इसको मैं रोल कर रहा हूं। इट इज वीकेस्ट फ्रिक्शन फोर्स, यह जो है वीकेस्ट फ्रिक्शन फोर्स है, सबसे कमजोर फ्रिक्शन फोर्स है, वीकेस्ट फ्रिक्शन फोर्स है। इस फोर्स को तोड़ने में हमें सबसे कम बल लगेगा। ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये उससे कम, यानी कि अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो फोर्स है फ्रिक्शन ये है, फिर ये, ठीक है, सीरीज में है। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ऐसे बढ़ रहा है, आपको जो फोर्स लगाना है वो ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा इसमें लगाना पड़ेगा आपको फोर्स, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखिएगा। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स जो कौन सा सेल्फ एडजस्टिंग है, तो वो जो आपका सेल्फ स्टैटिक फोर्स जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। नेक्स्ट को देखिएगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज्ड बॉडी ऑन द अनदर चार्ज्ड और द अनचार्ज बॉडी इज नोन एज। तो किसी भी चार्ज बॉडी के साथ चार्ज बॉडी का या चार्ज के साथ अनचार्ज बॉडी के साथ जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं कि अवस्थित वस्तु द्वारा किसी दूसरी अवस्थित व अनावस्थित वस्तु के द्वारा जो के ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, किसी भी एरिया के ऊपर जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो उसको मैं क्या कहता हूँ, प्रेशर बोलता हूँ। मस्कुलर का मतलब मसल फोर्स, एंगुलर का मतलब एंगुलर, कोणीय बल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देता है। देखिएगा, आपको एक बात याद रखनी है, फ्रिक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगी, फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन फोर्स की, तो फ्रिक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगी, जो सरफेस रफ होगी, रफ सरफेस के अंदर जो है आपका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा रफ सरफेस में ज्यादा होगा, यहां पर लिख देता हूं ज्यादा होगा। और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो स्मूथ में जो है यानी कि चिकना सरफेस जो होगा उसमें क्या होगा, कम होगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स को मेरे को कम करना है, यानी कि रफ को स्मूथ बनाना है, चिकना बनाना है। रफ को स्मूथ बनाना है तो मैं चिकना सब्सटेंस डाल दूंगा। अगर मेरे को फ्रिक्शन फोर्स को क्या करना होता, ज्यादा करना होता, यहाँ पर तो रिड्यूस करने की बात की है। ठीक है, यानी कि रिड्यूस करना है तो मेरे को रफ से क्या बनाना, स्मूथ बनाना है, यानी कि यहाँ पर मैं ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट कोई भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लुब्रिकेंट्स यूज करूंगा। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, स्नेहक होते हैं, तो लुब्रिकेंट्स का ही प्रयोग करूंगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स को ज्यादा भी कर सकते हैं हम, फ्रिक्शन फोर्स को कम भी कर सकते हैं।
फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए आपको लुब्रिकेंट यूज करने हैं, स्नेहक यूज करने हैं, तेल ऑयल वगैरह ये यूज करने हैं। बढ़ाना है फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे मिट्टी यूज कर ली, गुड़ यूज कर लिया। हम मेनली देखते होंगे जो घरों में आटा पीसने की जो चक्की होती है उसके ऊपर एक पट्टा होता है, ऐसे काम करता है, ऐसे घूमता है, वो रोटेट होता है, तो उसके ऊपर हम जो है फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए वहां पर गुड़ लगा देते हैं, वहां पर मिट्टी लगा देते हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़े, बार बार जो पट्टा जो है वो चरखी से ना उतरे। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में जो है कौन सी जो है स्टेटमेंट ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा और तो कुछ नहीं है। एयर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भी आपके शरीर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है, एयर द्वारा एक प्रेशर लगाया जाता है जिसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं, या फिर जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एपी बोलते हैं, इसके बारे में पूछे गए। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। उच्च दाब बादल युक्त आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, इसकी एक क्वालिटी है, सरफेस से आप ऊपर की तरफ जाओगे ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो कम होगा, और सरफेस से नीचे समुद्र तल पर जाओगे ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, बस दो ही क्वालिटी घटने हैं बढ़ने की। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाई या लो प्रेशर जो है ना वो, अगर हम माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाई एल्टीट्यूड पर जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, और नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा। बस यही दो केस हैं। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ये बिल्कुल ठीक है। हाई टू लो, चाहे एयर हो हीट हो, ट्रांसफर की अगर बात करें किसी भी चीज की तो हमेशा हाई टू लो ही होती है। हाई टू लो ही जो है ट्रांसफर होती है, हीट भी हाई टू लो होती है, पर एयर प्रेशर भी जो है हाई टू लो ही जो है ट्रेवल करता है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट दिख रही है, ये आपको आंसर बताना है। फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड प्रेशर। नहीं भी, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया जो है आपका प्रेशर होता है। प्रेशर की यूनिट जो होती है वैसे तो पास्कल होती है, वैसे हम इसकी फोर्स अपॉन एरिया के अकॉर्डिंग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी जो है आपकी यूनिट होती है, यानी कि एक पास्कल जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है, गलत है भाई, काटो इसको। लिक्विड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। बिल्कुल भी, कोई भी लिक्विड जो है ना वो इक्वल प्रेशर क्रिएट करता है सभी वाल्स पर, यानी कि सभी दीवारों पर, इधर भी इधर भी इधर भी। इसी को हम पास्कल का लॉ बोलते हैं। पास्कल लॉ जो है वो प्रेशर का लॉ था। पास्कल ने यही बात बताई थी कि कोई भी लिक्विड जो है चारों तरफ जो है प्रेशर जो है सेम अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये ठीक है भाई, दूसरे वाला ठीक है ना। फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन cause a चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन बट नॉट इट्स शेप। भाई आपका फोर्स जो है वो शेप में भी चेंज कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। वो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन में तो चेंज कर ही सकता है, उसके साथ जो है शेप में भी चेंज कर सकता है। तो ये गलत है, ये गलत है। ये शेप में चेंज कर सकता है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको बताना क्या था, नॉट करेक्ट बताना था। नॉट करेक्ट पहला गलत है और तीसरा गलत है, दूसरा ठीक है। पहला और तीसरा यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे पहले यही चीज देख लेनी है कि पूछा क्या है, नहीं तो आप क्वेश्चंस को पढ़ के क्वेश्चन को गलत कर दोगे। आप सोचोगे हाँ ये ठीक हो गया, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था तो आप क्वेश्चन को गलत करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ए बॉल passes 3000 यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम दिया गया है 3000 यूनिट। व्हाट वुड बी द बॉल्स न्यू मोमेंट इफ द वेलोसिटी इज डबल। सबसे पहले तो मैं मोमेंटम की बात करता हूं, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ये हल्का फुल्का फोर्स मान सकते हो। मास इंटू वेलोसिटी जो होता है, मास इंटू में वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी मोमेंटम होता है एम इंटू वी। अब देखो, अगर किसी का मोमेंटम 3000 था, अगर मैं वेलोसिटी को डबल कर देता हूं तो सिंपल सी बात है वहां डबल होगा तो मोमेंटम भी तो डबल हो जाएगा। तो अगर मोमेंटम यहां पर 3000 था तो वेलोसिटी डबल हुई है तो 2 गुना उधर 2 गुना इफेक्ट पड़ा तो इधर भी 2 गुना ही इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 6000 जो होगा आपका ये राइट आंसर होगा। 6000 इज द राइट आंसर।
तो इसका राइट आंसर जो होगा 6000 यूनिट्स होगा, तो 6000 यूनिट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले तो आपको पूछा क्या, कौन सी नोट नहीं है। पहले तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़िएगा, उसके बाद आगे जानिएगा। व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गांधीवादी नहीं बनना है, कोई एक थप्पड़ मारता तो उसको बराबर थप्पड़ मारना है, यानी कि एक्शन का रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ जो है, रिएक्शन लॉ जो है वो है आपका थर्ड लॉ। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है किसी भी चीज का, तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड लॉ बोलते हैं। तो देखो किसमें इक्वल एंड अपोजिट दिख रहा है। ए फील्डर पुल्स हिज हैंड्स ग्रेजुअली विद द मूविंग बॉल व्हाइल द होल्डिंग ए कैच, यानी कि कोई भी क्षेत्र कैच लेता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। तो यहाँ पर तो एक्शन का रिएक्शन नहीं है, ये तो पीछे की तरफ लेके जा रहा है, ये तो एक्शन का रिएक्शन नहीं है। मैं बता देता हूँ, ये सेकंड लॉ है। इसमें क्षेत्ररक्षक जो है, फील्डर जो है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने टाइम को बढ़ा रहा है, इंटरवल ऑफ टाइम को बढ़ा रहा है, ताकि इंटरवल ऑफ टाइम को बढ़ाने की वजह से उसका जो फोर्स जो है बॉल का वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ है। यहाँ पर सेकंड लॉ काम करेगा, सेकंड लॉ काम करेगा, इंपल्स काम करेगा, सेकंड लॉ काम करेगा, इंपल्स काम करेगा। इंपल्स फोर्स की डेफिनेशन सेकंड लॉ देता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ मोशन। वैसे तो मैं आपको यही कहूंगा कि फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ बिल्कुल इजी हैं, दो याद कर लो, फर्स्ट और थर्ड, और जो भी बच जाए वो आपको किस में कर लेने, सेकंड में। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स की डेफिनेशन देता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इंपल्स की डेफिनेशन देता है शॉर्ट टाइम फोर्स की डेफिनेशन देता है, शॉर्ट टाइम फोर्स की भी। शॉर्ट टाइम फोर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन देता है, जैसे कि क्रिकेटर है वो ऐसे हिट करता है किसी चीज को तो शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लगाता है, ये होता है इंपल्स। जैसे किक मारता है किसी भी मतलब फुटबॉल को किक मारता है कोई भी फुटबॉलर, वो शॉर्ट टाइम फोर्स है, इंपल्स है वो। ठीक है, इंपल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़े समय के लिए जो फोर्स है, थोड़े समय के लिए जो फोर्स काम करेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि टाइम घटाने पर फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसको ही इंपल्स कहते हैं। टाइम घटाने पर फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का बहुत ज़्यादा प्रचलित था, क्योंकि वो अपने बैट की टाइमिंग इतनी कम कर देता था कि फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए। इसमें क्या है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की, यानी कि आपको टाइम को घटाना है। कराटेबाज अपने हाथों से ईंटों को तोड़ देता है, क्योंकि वो इतना टाइम कम कर देता है कि फोर्स मैक्सिमम हो जाता है और ईंट टूट जाती है। और यहाँ पर जो क्षेत्ररक्षक क्या कर रहा था, वो टाइम को बढ़ा रहा था ताकि बॉल का फोर्स कम हो जाए और जो बॉल जो है इजीली हाथों में आ जाए, यानी कि कैच लेने आसानी रहे। तो याद रखिएगा, ये जो इंपल्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फुटबॉलर को किक मारते समय विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकराकर चोटिल होना, यहां पर एक्शन का रिएक्शन है। केवल यहां पर ये कहता ना, सुनना, फुटबॉल को किक मारना वो सेकंड लॉ में चला जाता, वहां पर इंपल्स काम करता, लेकिन यहां पर चोटिल होना है तो ये सेकंड, ये जो है आपका कौन सा है, ये जो है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तो ये ठीक है। एज द सेलर जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड, बिल्कुल भाई, हम आगे की तरफ, बोट पीछे की तरफ, एक्शन आगे रिएक्शन पीछे, तो ये एक्शन का रिएक्शन इसमें भी है, ये भी थर्ड लॉ, ये भी बिल्कुल ठीक है। A forward force on the bullet and the recoil the gun, यानी कि गोली आगे की तरफ बंदूक पीछे की तरफ, ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी एक्शन का रिएक्शन है, ये भी थर्ड लॉ है। ये भी कौन सा नियम है, तीसरा नियम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, तीसरा कौन सा नहीं है, तो तीसरा जो है आपका पहला नहीं है, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो दूसरा लॉ बताता है, इंपल्स को डिफाइन करता है, तो इसको करना है, इसको करना है। राइट आंसर इज ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल इजी है, इतना ज़्यादा कुछ इसमें आपको सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ इम्पल्स, और पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, आप इजीली इन चीज़ों को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं जो आपस में बंधे होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब जो दूर दूर होते हैं, और इसने पूछा है कौन सा नॉट कॉन्टैक्ट, नॉट ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका मतलब है कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, कंफ्यूज करने के लिए घुमा रखा है। इसका मतलब क्या है, कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर से लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूर से लगता है,
मैग्नेटिक फोर्स दूर से लगता है, दूर से फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल पास पास, दो सरफेस आपस में टच करती हैं, इसको मैं बोलता हूं फ्रिक्शन फोर्स। तो सी इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। तो कौन सा फ्रिक्शन ज्यादा है, तो मैं आपको बता चुका हूं, सबसे ज्यादा स्टैटिक है और सबसे कम रोलिंग है। स्टैटिक आगे, रोलिंग पीछे, बीच में स्लाइडिंग। स्टैटिक आगे, रोलिंग पीछे, गलत। रोलिंग सबसे आगे, बिल्कुल गलत। स्टैटिक आगे, स्लाइडिंग बीच में और रोलिंग कम, ये इज द राइट आंसर, सी ये आपका राइट आंसर होगा। तो स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, ये फ्रिक्शन फोर्स का ऑर्डर है, ये मैं आपको करवा चुका हूं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट भी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनर्शिया। इनर्शिया मैं आपको बता चुका हूं, इनर्शिया को गैलीलियो ने दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इनर्शिया को किसने दिया, गैलीलियो ने। लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया, लॉ किसने दिया, वो न्यूटन ने दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलत होता है इसके बारे में। इनर्शिया को गैलीलियो ने दिया, बट लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया, वो दिया आपके न्यूटन ने। और इनर्शिया, गैलीलियो ने ये कहा कि इनर्शिया हमेशा किसके ऊपर काम करेगा, मास के ऊपर काम करेगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया इज द राइट आंसर। जहां कहीं भी मास कंसेप्ट है, ग्रेटर द मास ग्रेटर द इनर्शिया इज द राइट आंसर। ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा उतना ही जड़ता जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मोशन ऑफ डैश बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन भी, कोई भी यूनिफॉर्म कब होगा, कब भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जब या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, या तो मैं वेलोसिटी को क्या कर दूं, वेलोसिटी को एक कर दूं, कांस्टेंट कर दूं। या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, जैसे मान के चलो एक्सेलरेशन पहले बढ़ा दो, फिर बढ़ा दो, फिर बढ़ा दो, यानी कि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। या फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी कि यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, यानी कि कम ज्यादा जो हो रहा है। यानी कि एक ऐसा नहीं है कि कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। ऐसा नहीं कि एक बार एक बढ़ गया फिर 3 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया फिर 5 बढ़ गया, ऐसा भी नहीं। एक यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कहता हूँ। तो यूनिफॉर्म कब होगा, जब कोई भी चीज रेस्ट में होगी, तब तो हो ही नहीं सकता। मंद होना, कोई चीज कम हो रही है तो यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा। पैराबोलिक में तो पहले ऊपर जाएगा मंदा होगा, फिर नीचे आएगा, फिर तेज होगा। पैराबोलिक तो ये होता है, ये पहले मंदा फिर तेज, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका जब आपकी कोई भी चीज फ्रीली मोशन होगी, फ्रीली फॉलिंग होगी, मुक्त रूप से आप ऐसे डाल दोगे उसको, तो वो धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ाती जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट को देखिएगा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डैश इफ इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दूं, तो मैंने अभी भी बताया था, उस टाइम पर हम यूनिफॉर्म मोशन को ले लेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अगर वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। जो आपकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो रही है, यानी कि फ्लक्चुएट हो रही है, बदल रही है, बार बार अलग अलग हो रही है, तो उस टाइम पर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, डैश टाइम ग्राफ शोज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होती है, सिंपल, अभी इससे आसान तरीका कुछ नहीं होता। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मैथ में काम आती है, फिजिक्स में वेलोसिटी होती है, फिजिक्स में सेम वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा आपको, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर तो डेफिनेशन आपको मिल गई होगी डिस्टेंस के बारे में। देखिएगा ये 4 चीज आपको दे रखी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मैथ में स्पीड होती है वैसे फिजिक्स में वेलोसिटी होती है, बस इतना याद रखो। अब 1 मिनट के लिए इसको मैं हटाता हूँ और इधर आता हूँ। इन तीनों में क्या फर्क है, पहले तो मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क दिखाता हूँ। मैं मान के चलो यहां से चला ए पॉइंट से, ये ए पॉइंट है, गड्डी लेके चला, मोड़ दी गड्डी को, फिर मोड़ दिया, फिर गड्डी को, फिर साइकिल पे आ गया, फिर मोटरसाइकिल पे आ गया, फिर आके यहाँ पर पहुंच गया मैं बी पॉइंट पर। यानी कि मैं टोटल लेंथ जो है ना 3 किलोमीटर जाके आया। यहाँ पर मैं टोटल लेंथ जो है ना 3 किलोमीटर जाके आया। टोटल लेंथ जो है ना
वो 3 किलोमीटर जाके आया। और ये जो टोटल लेंथ में इतना दूर गया ना घूम फिर के, इसको मैंने क्या कहा, फिजिक्स ने कहा भाई ये तो तेरी डिस्टेंस है, ये तो तेरी डिस्टेंस है, मैथ में काम लेना। अरे तू मूर्ख था, पागल था, तेरे को जाना तो यही था ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक क्यों नहीं गया? जब ये दूरी तेरे को दिख रही है 100 मीटर ही है ये, तो तू 3 किलोमीटर क्यों गया? तू कहेगा कि यहाँ पर भाई ऐसे ऐसे रास्ता नहीं था, या नहीं था, वो नहीं था, कोई मैटर नहीं है रास्ता था या नहीं था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर जब बात करूंगा, मान के चलो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 100 मीटर की, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये कैसी डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट लेंथ है, डिस्टेंस नहीं लेंथ। शॉर्टेस्ट लेंथ जो आपकी वो क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। एक बात याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नेवर जीरो, नेवर जीरो। लेकिन मे जीरो, ये जीरो हो सकती है, ये जीरो हो सकती है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, मैंने एक पत्थर को ऊपर फेंका, वो 10 मीटर गया और नीचे आ गया हाथ में वापस। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा? 10 फेंका 10 आया, 20 डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो जहां था वहीं आ गया, यानी कि जीरो डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट कितनी? जीरो। मैं किसी सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा हूं ऐसे करके, यहां से गया, 400 मीटर आया, फिर 400 मीटर, 1600 मीटर गया मैं। डिस्टेंस तो मैंने 1600 मीटर कवर कर ली, लेकिन फिजिक्स कहती है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वर्क नहीं माना जाएगा, वर्क डिस्प्लेसमेंट पर काम करेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, सर्कुलर में आप चक्कर लगा रहे हो ना, ये 1600 मीटर की दौड़ रहे हो आप, वो डिस्टेंस तो 1600 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगी। अब आ जाओ इधर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है भी आपकी रेट ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी, सॉरी भाई, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं काम करेगी, डिस्प्लेसमेंट काम करेगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का भी बाप है ये, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बट क्वेश्चन जब आते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्टेंस क्या थी, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, किसको क्या करें, किसको क्या ना करें। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा जो है इनसे पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, एक और फॉर्मूला हो सकता है एक्सेलरेशन का, ए जो होता है वो बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, बाय टाइम। ये भी एक्सेलरेशन का फार्मूला हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता कैसा है? वैसे सिंपल शब्दों में कहूं, जैसे कि मैं बाइक लेकर चला, मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था, फिर मैंने 20 कर दी, फिर 30, फिर 40, इसको मैं कहता हूं मैंने स्पीड बढ़ाई, यानी कि मैंने एक्सेलरेशन को बढ़ाया। यानी कि मैं स्टार्टिंग में पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट में मैं इनिशियली 10 की स्पीड से चल रहा था, और फाइनली मैं 5 सेकंड बाद मैं पाया कि 5 सेकंड में मैं 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हो गया, और बाई में 5 सेकंड में, तो ये इसका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, यानी कि 40/5। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ 8 जो है मैं एक्सेलरेशन से चल रहा हूँ। मेरी बाइक का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 8 हो गया। तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी से टाइम के अकॉर्डिंग आप एक्सेलरेशन को निकाल सकते हो। मेनली एक्सेलरेशन आप समझते होगे, एक्सेलरेशन क्या है? हम जो बाइक चलाते हैं, बाइक में जो स्पीड यानी कि वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, जितने टाइम में जितनी इंक्रीज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर तो बी होगा। बहुत चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, डैश इज ए चेंज ऑफ पोजिशन। पोजिशन में चेंज करना, यानी पोजिशन चेंज कर दी, मैं रेस्ट में था, रेस्ट में था, और रेस्ट से मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया, तो मैं किस में आ गया? मोशन में आ गया। किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? मोशन इज द राइट आंसर। एक बात याद रखिएगा, मान के चलो कोई भी चीज यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर मैं क्या करता हूं? एक फोर्स लगाता हूं। ये मान के चलो इसके पास 10 न्यूटन का फोर्स है, ये व्यक्ति है तन्नू मन्नू, ये इसके ऊपर फोर्स लगाती है, ये 10 न्यूटन ही है, इतना ही जोर है इसमें, उस पे भी 10, इस पे भी 10, यानी कि ये फोर्स हो गया बैलेंस। ये फोर्स कैसा हो गया? इट इज बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स। एक बात याद रखिएगा, बैलेंस फोर्स में जो आपका रहेगा वो रहेगा रेस्ट। रेस्ट की डेफिनेशन कौन देता है? बैलेंस फोर्स देता है।
लेकिन जैसे ही मैं इस तन्नू मन्नू को थोड़ी प्रोटीन देता हूँ, बेटा तू प्रोटीन पी और थोड़ा थोड़ा प्रेशर और लगा, ठीक है, ये 10 न्यूटन का था, ये 10 न्यूटन का था, और इसको मैंने प्रोटीन पिला दी और इसके पास फोर्स आ गया 20 न्यूटन का। अब इनका फोर्स हो गया अनबैलेंस। अब ये बक्सा जो है ये इधर चला जाएगा क्योंकि इसके पास फोर्स ज़्यादा तन्नू मन्नू के पास। इसको मैं बोलता हूँ अनबैलेंस, इसको मैं क्या बोलता हूँ, अनबैलेंस बोलता हूँ। और अनबैलेंस फोर्स ने किया क्या, अनबैलेंस फोर्स ने रेस्ट को तोड़ दिया और ये किसको डिफाइन कर दिया, इसने मोशन को डिफाइन कर दिया। तो अनबैलेंस फोर्स जो है वो आपके किसको डिफाइन करता है, मोशन को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये मोशन और रेस्ट इनके बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, विच फिजिकल थ्योरी एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ थ्रस्ट बाय रॉकेट इंजन, जेट इंजन्स एंड द डिफ्लेटिंग बैलून्स। इंपॉर्टेंट भी, कौन सी थ्योरी जो है वो रॉकेट इंजन काम करता है, जेट इंजन काम करता है, गुब्बारे काम करते हैं, ये सारी की सारी। रॉकेट इंजन कैसे काम करता है, रॉकेट ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ। ये सारे के सारे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के ऊपर काम करते हैं। न्यूटन का लॉ है मोशन का, तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। एक्शन का रिएक्शन का लॉ बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एक्शन के रिएक्शन के ऊपर काम करती हैं, यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के ऊपर काम करती हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर काम करती हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज। तो मैंने आपको बताया ना कि महेंद्र सिंह धोनी जो शॉट मारता है बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज फोर्स लगाता है, यानी कि शॉर्ट टाइम फोर्स जो वो आपका इम्पल्स कहलाता है। शॉर्ट टाइम फोर्स जो है, शॉर्ट टाइम फोर्स जो है वो आपका क्या कहलाता है, वो जो आपका इम्पल्स कहलाता है। देख लीजिएगा, वर्क डन बाई बॉडी शॉर्ट टाइम, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी वेरी लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं इम्पल्स कहता हूँ। देखिए मैं 2-3 चीजें आपको मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्स क्या है, फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। इम्पल्स क्या है, इम्पल्स है फोर्स इंटू में टाइम। ये सारे के सारे एक ही टाइप है। ये बढ़िया फोर्स, ये हल्का फोर्स, ये थोड़े समय के लिए फोर्स, ठीक है। सेम सेम सी चीजें, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये इम्पल्स क्या है, फोर्स क्या है, ये और एक और चीज मोमेंटम क्या है। ये सारे सेम सेम से हैं। वो फोर्स है धक्का, वो हल्का धक्का मोमेंटम, और ये थोड़े समय के लिए धक्का, ठीक है। सिंपल शब्दों में समझ गए होगे, धक्का, हल्का धक्का और थोड़े समय के लिए धक्का। तो ये था भाई आज का अपना कार्यक्रम। 100 क्वेश्चन जो है शतक सचिन तेंदुलकर का हमने कर लिया है, क्योंकि 99 पे आउट हो जाता था तो हमने इसको पूरा कर दिया है। आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों।